नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बाय पंकज सर। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूं इस वक्त EMRS लाहौल में एज अ PGT मैथमेटिक्स और एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये आप लोगों के जो कमेंट्स मेरे पिछली 2-3 वीडियोज़ में रहे हैं उनको लेकर बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स जो भी हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग इस वक्त पढ़ाई में बिजी होंगे और बिल्कुल आपको होना भी चाहिए। और आई बिलीव आप सब इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने Tier 2 एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूबल है इस वक्त, तो मैं उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा और जो भी काम की चीज़ें वही लेकर आपके सामने आया हूँ। इसलिए आप लोग जो भी आपके डाउट्स रहे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा। तो जो पहला डाउट आपका मैं अभी यहाँ पे लेने वाला हूँ वो है हमारे स्कूल मतलब EMRS लाहौल हिमाचल प्रदेश में किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। जैसे TGT साइंस में कितनी है, मतलब TGT साइंस का टीचर है कि नहीं है, PGT मैथ्स है कि नहीं है। ऑब्वियसली वो मैं हूँ तो वो तो आपको पता ही है। तो ये जो है डाउट्स लोगों के आए हैं, तो मैं क्लियर करता हूँ इसको। सबसे पहले देखो, आप लोग जब Tier 2 पास करोगे तो आपके हाथ में ये 1% भी नहीं होगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। मैं एक जेन्युइन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिसकी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच का मुझे पता नहीं है कि इसमें चल सकती कि नहीं, वो उससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। तो अगर एक जेन्युइन कैंडिडेट की बात करूँ तो उसके हाथ में कहीं से भी 1% भी नहीं है कि उसको कौन सी स्टेट मिलेगी और कौन सा स्कूल मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल इसका स्ट्रेस मत लो कि मतलब किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। मैं अपनी बात करूं तो मैं जम्मू कश्मीर से हूं। जम्मू कश्मीर में PGT मैथ्स किसी का नहीं हुआ था। जितने भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से एग्ज़ाम देने गए थे PGT मैथ्स का, किसी का भी क्लियर नहीं हुआ था, एक मेरा क्लियर हुआ था। ठीक है। अब मेरे जम्मू कश्मीर में 5 स्कूल्स हैं EMRS के, लेकिन उन पाँचों में ही मेरा नाम नहीं आया। मतलब वहाँ पे मुझे पोस्टिंग नहीं दी गई और मुझे जो है हिमाचल की ये स्कूल मिला है। तो मतलब आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मेरे को अपना JNK मिल जाएगा। आई यूज़ टू सर्च अ लॉट नो ऑल द स्कूल्स, ऑल दोज 5 स्कूल आई यूज़ टू सर्च अ लॉट अबाउट देम कि यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं या नहीं है। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कंफर्म भाई अब तो मेरे को ये अपनी स्टेट मिलनी है। लेकिन एंड ऑफ अ डे जब वो अपॉइंटमेंट लेटर आया तो वहाँ पे मेरे को EMRS लाहौल देखने को मिला। तो ये कहीं से भी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। एक और ख़ास बात बता दूँ कि जब हम यहाँ पे अपॉइंट हो चुके थे उसके बाद एक सर्कुलर जो है वो नेस्ट मतलब EMRS द्वारा निकाला गया था कि कभी भी किसी भी कैंडिडेट को उसकी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी EMRS में। तो अब देखते हैं ये फॉलो होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा सर्कुलर एक निकला हुआ है। तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा मतलब इस पे ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट ना करो, आप अपनी मेहनत करो। फिर जहाँ भी जो मिलेगा वो आप डिसाइड करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वहाँ पे फिजिबल नहीं लगेगा जाना तो फिर मत ज्वाइन कीजिएगा, मैं यही बोल सकता हूँ। लेकिन आप मतलब वही बात है कि अगर आप एक आम इंसान हैं जिसके पास कोई ज़्यादा अप्रोच नहीं है या वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को नहीं जानता है जो इस ट्रैवल मिनिस्ट्री में है, तो वो अपने चांसेस नेग्लिजिबल माने कि उसको अपने मनचाही जो है प्लेस मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ और सिफारिश को मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो होती नहीं होती, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो ये और मैं अब अपने स्कूल की बात करूँ तो क्योंकि आप जानना चाहते हैं तो होपफुली इस वीडियो से मैं सबको बता दूं एक ही बार, बार बार कमेंट्स पे आंसर देने के बजाय, कि हमारे स्कूल में अगर मैं PGT मैथ्स की बात करूं तो मैं PGT मैथमेटिक्स हूं यहाँ पे। TGT मैथमेटिक्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। यहाँ पे जो TGT मैथमेटिक्स के सर हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है। ठीक है। उसी तरह से TGT SST यहाँ पे जो है वो वैकेंट है। TGT साइंस यहाँ पे वैकेंट है। PGT फिज़िक्स यहाँ पे वैकेंट है। PGT इंग्लिश यहाँ पे ये वैकेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब टीचर्स काम कर रहे हैं, लेकिन मैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ। PGT इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, TGT इंग्लिश यहाँ पे नहीं है। PGT हिंदी जस्ट अभी अपॉइंट हुए हैं, तो PGT और TGT हिंदी यहाँ पे हैं। PGT केमिस्ट्री यहाँ पे है, PGT बायोलॉजी यहाँ पे है। उसके बाद PGT जोग्राफ़ी यहाँ पे है, PGT हिस्ट्री यहाँ पे है। उसके बाद TGT म्यूज़िक यहाँ पे है। ठीक है। तो इनके अलावा जो भी बच के वो यहाँ पे वैकेंट मान सकते हैं आप। जो रिक्रूटमेंट चल रही है जिसके आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ से जब Tier 2 पास करने के बाद DV करने के बाद जब अपॉइंट होकर लोग आएंगे तो ये
पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपका पहला डाउट था। आई थिंक आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर, सो कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये डाउट भी बहुत बार मेरे को देखने को मिला है, बहुत सारे कमेंट्स में देखने को मिला है कि क्या हम अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, क्या क्वार्टर्स अवेलेबल हैं। तो देखो ये वेरी करता है EMRS टू EMRS। जैसे मैं अपने EMRS की बात करूँ, EMRS लाहौल की, तो जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं थे। मतलब आप मान सकते हैं ये, अभी मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इन अ नटशेल, ये EMRS जो है ना अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। मतलब तो ये मैं किसी अलग वीडियो में किसी दिन बताऊँगा कि EMRS जो है वो पहले कैसे काम कर रहे थे और 2019 में कैसे इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो 2019 में ये नेस्ट के अंदर आए हैं और इन पे जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इन ट्राइबल एरियाज़ पे, इन स्कूल्स पे। तो थोड़ा सा जो है रफ्तार इन्होंने पकड़ी है अपनी डेवलप्ड होने में, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें करने को बाकी हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको जो है स्टाफ क्वार्टर्स ना मिले। आप अपने स्कूल की बात करें तो ये स्कूल जो है अभी इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलेज हुआ करता था। इस जहाँ 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 हमारी लोकेलिटी है, यहाँ पे एक कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज के बच्चे काफ़ी कम हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुल्लू मनाली बहुत पास है और लोग वहाँ पे जाके जो है पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बहुत कम हैं। इसलिए जो है स्कूल जो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कॉलेज के अंदर ही स्कूल चल रहा है। अब जो कॉलेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब आधा पार्ट मैं कह सकता हूँ 60-70% स्कूल के पास है और 30% जो है 40% जो है वो कॉलेज के पास है। तो क्वार्टर्स जो है वो कॉलेज स्टाफ के लिए अवेलेबल है, स्टाफ है उनके लिए अभी क्वार्टर्स नहीं है। तो हमने जो है बाहर अपना इंतज़ाम रूम रेंट पे लेके किया हुआ है। तो पहली चीज़ ही आ गई। तो क्वार्टर जब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप फैमिली अपने साथ ला सकते हैं, वो आपको मैनेज करना है कि आपको जब बाहर रूम रेंट में मिल जाता है तो फिर आप कैसे वो देखते हैं। अच्छा, हर EMRS की सेम स्टोरी भी नहीं है। बहुत सारे EMRS वेल डेवलप्ड हैं। अगर आप गुजरात के देखेंगे, मध्य प्रदेश के देखेंगे, उड़ीसा के देखेंगे, राजस्थान के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो वेल फर्निश्ड है। मतलब आप चमक रहे हैं, वो चमकना समझ गए, तो उस तरह से वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो हो सकता है आपका वहाँ पे नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ कह नहीं सकते, फिर वो जहाँ आएगा वहाँ के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कोई ऐसा नहीं कि आप फैमिली लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। ऑब्वियसली आप ड्यूटी करने जाएंगे, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं ड्यूटी करने जाएंगी, तो ऑब्वियसली फैमिली तो साथ होनी चाहिए। अब दूसरा डाउट इसी से रिलेटेड है कि मान लो कोई मतलब पेरेंट जो हैं वो दोनों जो हैं साथ में आके रह रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज जैसे मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आता हूँ और कल को हमारे बच्चे होते हैं, तो मैं 5th तक उन बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँगा, क्योंकि EMRS जो है वो 6 ऑनवर्ड है। 6th क्लास यहाँ पे फर्स्ट क्लास होती है, मतलब फर्स्ट क्लास जो यहाँ पे इस स्कूल में होती है वो 6 क्लास होती है। तो 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th, ठीक है ना। तो 5th तक बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे हम। तो अब वो एक बड़ा मसला है और बिल्कुल ये एग्जैक्ट सही किसी का डाउट है और मैंने वहाँ पे बताया था उसको क्या यहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखिए अब उसके लिए क्या करना होगा, फिर वही है कि लोकेलिटी में आसपास कोई स्कूल होगा प्राइमरी के नहीं होगा। जैसे यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है जो हमारे रास्ते में ही आता है स्कूल के। जब मैं यहाँ रूम से स्कूल जाता हूँ तो वो रास्ते में ही आता है, तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। और इसके बाद यहाँ पे उदयपुर एक जगह है जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे स्कूल है। बट रिमोट एरियाज़ है, आप 1 लाख सैलरी ले रहे होंगे और आपके बच्चे को आप जितना मतलब बेस्ट देना चाहते हो ना उतना आप देने की कोशिश करोगे। ये तो हमेशा ही होता है। हर पेरेंट जो है अगर मान लो 10 कमा रहा है तो 15 या 20 देने की कोशिश करेगा अपने बच्चे के लिए, ऐसा ही होता है। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, क्या आप उन रिमोट एरियाज़ में बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा ही मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये। जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ये दिमाग में आता ही आता है। तो ये मेरे भी आता है और मैक्सिमम एम्प्लॉय इससे जूझ रहे होंगे। तो मैं अपने स्कूल की बात करूँ, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने अपना बच्चा जो है वो 5th तक यहीं के आसपास जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे उन्होंने लाइक ही वॉज कंपेल्ड टू डू सो कुछ नहीं कर सकते ना। तो अब वो कैसी वहाँ पे पढ़ाई है जो भी है वो फिर राम भरोसे है, ठीक है। तो ये दिक्कत हमेशा रहने वाली है। इनफैक्ट एक और इसके साथ मैं जोड़ता हूँ, जैसे मान लो मेरी वाइफ अगर मेरे साथ यहाँ रहने आती है तो आसपास, और सपोज़ वो कुछ काम करना चाहती है, सपोज़ वो टीचिंग में आना चाहती है, ठीक है, या वो टीचिंग कर रही है अपनी जगह पे जहाँ पे भी हमारे घर हैं,
अब यहाँ पे मेरे साथ रहेगी तो ऑब्वियसली शी ऑल्सो वांट्स टू अर्न। इसमें दो प्रॉब्लम आती है क्योंकि आसपास आपको स्कूल मिले ना मिले वो आपकी किस्मत है कि आपको स्कूल कौन सी लोकेशन में मिला हुआ है। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर उसको केवी में ट्राई करना है तो केवी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो डेली अप डाउन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये दिक्कत है यहाँ पे। और ये हर जगह हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर वही बोल रहा हूँ, जहाँ पे डेवलप्ड थोड़ी सी जगह है वहाँ हो सकता है आसपास आपको कुछ ना कुछ कोई मतलब पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपके स्पाउस को मिल सकती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं लोग, होता है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना, और जो अच्छी थोड़ी इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो ये एक जो चीज़ है यहाँ पे ख़राब होती है। तो आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। किसी ने पूछा था ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है एमआरएस में। तो देखो, क्योंकि हमारा बैच जो है वो फर्स्ट बैच था जो रिक्रूट होके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो यहाँ पे लोग थे वो रीजनल है ना, इन्हीं जगह से उनको यहाँ पे भर्ती किया हुआ था। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, हमारा स्कूल जो है वो 2019 में फंक्शनल हुआ था, तो उस टाइम पे हिमाचल के लोग ही यहाँ पे जो है वो फॉर्म अप्लाई करके आए थे। 3 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्चुअल रखा गया, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो हो सकता है उतना कंपटीशन उनको ना देखने को मिला हो, क्योंकि वो एक अच्छे एरिया से, जैसे यहाँ से मंडी है, कुल्लू है, मनाली है, या उससे पीछे के जो एरियाज़ है वहाँ से आकर उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था। एंड वो 3 साल वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे काम करते रहे। एंड उसके बाद जो है 2022 में उन लोगों को जो है परमानेंट कर दिया गया। और ये सब कुछ कौन मॉनिटर कर रहा था? यहाँ की स्टेट सोसाइटीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिमाचल की स्टेट सोसाइटी जो है वो शिमला में है, तो अभी भी ऐसा है, नेस्ट जो है सबसे ऊपर है और हर स्टेट में एक स्टेट सोसाइटी है जो इन स्कूल्स को देख रही है। अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा है। तो वही बात है कि टीचर्स जो थे 2019 में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लगे, 3 साल बाद वो परमानेंट हो गए और अभी वो मर्ज हो गए नेस्ट में, ठीक है। अब उस स्टेट से जो है वो सेंटर एम्प्लॉय हो गए। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था। तो हम जो है वो पहले बैच हैं जो एक एग्ज़ाम के थ्रू, जैसे KVS NVS और होते थे उस तरह से एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी इससे पहले नहीं थी, ठीक है। 2024 में हम लोग अपॉइंट हुए यहाँ पे, इससे पहले कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी यहाँ पे नहीं थी। मतलब प्रिंसिपल्स जो है वो ट्रांसफ़र होते थे एक स्कूल से दूसरी स्कूल, ठीक है, लेकिन स्टाफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ था 6 साल के लिए एटलीस्ट। तो पिछले साल नेस्ट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो सर्कुलर है वो जारी किया था। उसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई हार्ट स्टेशन में है तो उसको वहाँ पे मिनिमम 2 साल तो काटने ही काटने हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 3 साल, ठीक है, ऐसा वहाँ पे लिखा गया था। अभी इसको अप्लाई करेंगे वो, इसके लिए पोर्टल खुलते हैं, फिर एम्प्लॉय से उसकी प्रेफरेंस मांगी जाती है कि वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो थोड़ा लाइट स्टेशन होगा कहाँ पे लेना चाहता है। तो वो चीज़ें भी बात की हैं, लेकिन फ़िलहाल ये लिखा गया उसमें कि अगर कोई हार्ट स्टेशन में है तो 2 साल उसको मिनिमम वहाँ पे काटने हैं और मैक्सिमम 3 साल उसको वहाँ पे करने हैं, और उसके बाद उसको एक नॉर्मल स्टेशन दिया जाएगा, वहाँ पे उसको 7 साल जो है वहाँ पे ड्यूटी करनी है। तो फ़िलहाल ऐसा है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक हार्ट स्टेशन में हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस जून में 2 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 साल के बाद मैं जो है अपनी प्रेफरेंस दे सकता हूँ, अगर पोर्टल खुलता है इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए, कि मुझे कहाँ पर ट्रांसफ़र चाहिए। तो ऐसा है, 3 साल मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे काटने होंगे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ 27 जून के बाद मेरे को यहाँ से ट्रांसफ़र लेनी ही लेनी होगी, ठीक है। ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ जो है वो ऑन पेपर इन्होंने बनाई हुई हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा अभी आगे वो भी देखना है। तो मैं कह सकता हूँ जून जुलाई के बाद हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अब क्या इसके बाद कैसे वो फॉलो होती हैं। तो ये डाउट आपका आई होप क्लियर हो। कुछ लोगों का डाउट था कि जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे आपका टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आया, अब टियर 2 का वेट चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, कब तक उसके होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल बात करें तो हमारी जॉइनिंग कब तक होगी, ऐसा लोग पूछ रहे थे। जो 25 वाला जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें जॉइनिंग कब तक होगी। तो देखो, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, और जिस तरह से टियर 2 का जो अभी मतलब कुछ पता नहीं है, कोई डेट्स उसके बारे में नहीं आई हैं, उसका मुझे मेजर रीज़न जो है वो यही लग रहा है कि शायद अभी CBSE के एग्ज़ाम चल रहे हैं और CBSE पूरी तरह से इसी में इन्वॉल्व है। और मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि मैंने शायद पिछली एक वीडियो में ना सिर्फ
KVS NVS को बताया था कि वो CBSE कंडक्ट करवा रही है, बट एक्चुअली हमारा EMRS भी जो है वो CBSE ही इसको कंडक्ट करवा रही है, पूरी रिक्रूटमेंट को, जो हमारे रिटर्न एग्ज़ाम है। तो ऐसा लग रहा है कि CBSE जो है वो पूरी तरह से, और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सारा स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होता है, जब आप Tier 1 का एग्ज़ाम देने गए थे तो जिन स्कूल्स में आपका सेंटर बना था वहाँ पे तो स्टाफ चाहिए होता ना, वैसे Tier 2 के लिए भी चाहिए। तो वो सारे सेंटर अवेलेबल होना, वहाँ पे सारे टीचर्स अवेलेबल होना, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने से पहले पहले आपका Tier 2 करवा दें, ऐसा मेरे को नज़र नहीं मानकर चले। 30 मार्च को जाकर शायद से लास्ट एग्ज़ाम है। तो अगर आप मान के चलो कि मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल के सेकंड वीक या मिडिल अप्रैल तक आपका Tier 2 हो रहा है, तो मई में मान लो Tier 2 का रिज़ल्ट, ठीक है ना। उसके बाद DV में बहुत टाइम लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। हमारे टाइम भी हमने देखा था, हमारा फेब में जो है वो DV शुरू हुआ था, मतलब 1 फेब से ऑनवर्ड शुरू हो गए थे हमारे टाइम पे। 1 फेब 2024 की बात कर रहा हूँ। और फिर वो बार बार बुला रहे हैं, कुछ बच्चे मिस कर जाते थे या जो भी इश्यूज़ होते थे, कुछ को एफिडेविट बनाकर चीज़ें मतलब दिखानी होती थी वापस जाकर। जैसे मान लो किसी सेंटर में जाकर आप गए, कुछ चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उसके लिए नहीं था, मतलब उस कोई डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके पास एक चीज़ आती थी कि वो एफिडेविट बच्चे से सबमिट करवाते थे कि ऐसा ऐसा है, हम आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे इस डेट से पहले। तो बच्चा वो डॉक्यूमेंट लेकर फिर दोबारा सबमिट करवाने जाता था, ठीक है, ऐसा भी था। और कुछ लोगों ने DV नहीं किया, मान लो किसी का कुछ और जॉब लगी है, जो भी है, फिर दोबारा वो जो चीज़ें हुई। तो 1 फेब से ऑनवर्ड हमारी DV शुरू हुई थी, और मान लो आप 10 जून को हमारा जो है वो ये अपना अपॉइंटमेंट लेटर आया था। तो 6 महीने या 5 महीने का, 4-5-6 महीने का गैप था। इतना डिले तो नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये सेकेंड टाइम हो रहा है, तो इतना डिले नहीं करेंगे, क्योंकि फिर स्टाफ स्कूल्स में बुलाना भी है उनको। तो अगर मैं मई में मान लूँ कि आपका Tier 2 का रिज़ल्ट आ रहा है, ऐसा मान लें कि मई में आपका Tier 2 का रिज़ल्ट आ रहा है, तो जून में मैं DV मान के चलूँ तो इतना कह सकता हूँ कि अगस्त सितंबर से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं मुझे होती। तो सितंबर अक्टूबर के बाद ऐसे भी सेशन जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा होता है। अगर मैं बोर्ड क्लासेस की बात करूँ तो मैक्सिमम सिलेबस जो है वो अक्टूबर तक सब अपना ख़त्म कर देते हैं। तो अब पता नहीं वो उस टाइम पे ज्वाइनिंग डालेंगे आप लोगों की नहीं, लेकिन इतना मान लो कि सितंबर से पहले आप ज्वाइन नहीं करने वाले जॉब, ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट है, तो जो हमारी कट ऑफ डेट है EMRS, जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था 23 अक्टूबर 2025, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें मेरे को लगता नहीं कोई इफ़ एंड बट्स ऐड होने वाले हैं। 23 मतलब 24 अक्टूबर 2025 को बनाया गया डॉक्यूमेंट जिस पे ये डेट लिखी होगी, कौन सी, 24/10/2025, ये वाला डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो अब चाहे आपका कास्ट वाला है, चाहे आपका क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट है, या डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई करते टाइम बताया ना कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैंने 10th क्लास की है, मैंने 12th की है, मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने MSc की है, मैंने B.Ed की है, C.Tet की है, जो भी। हाँ, एक और चीज़ होती है, जैसे मान लो किसी ने मास्टर्स करी है, तो मास्टर्स की जो मार्कशीट आपको मिलती है ना, वो कंसीडर की जाएगी। डिग्रीज के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ बड़ा टाइम लगाती है ना, 2-3 साल लगाती हैं, वो चीज़ नहीं आएगी उसमें, क्योंकि डिग्री के बिहाफ पे वो मार्कशीट काम करेगी वहाँ पे। लेकिन जब कैटेगरीज़ की ये सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ बता रहे थे कि स्टेट का हमारे पास है और सेंटर का जो है वो इस डेट के बाद का है, तो वो चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्पेशल बोल्ड लेटर्स में वो चीज़ें लिखी हुई हैं नोटिफिकेशन में, जब आपने वो नोटिफिकेशन देखी थी EMRS की, जब आउट हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर मैं इतना ही जानता हूँ, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस DV में रहा था मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये मैं बताया था पहले भी कि ये हार्श हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उनको ये डाइजेस्ट नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनका उसमें क्या दोष है, जो भी है, लेकिन वो इसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कहीं और से भी क्लैरिफाई कर दें एक बार, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि डेट के बाद की चीज़ों को नहीं कंसीडर करते। और इसके बाद नेक्स्ट डाउट है वो कुछ लोगों का सब्जेक्ट को लेकर है, कि जैसे
टीजीटी हिंदी या मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट एक देखा था, उसमें बच्चे ने पूछा हुआ है कि 50% मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया बोला हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो एक बार, वहाँ पे सब मेंशन है, ठीक है ना। आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स थे उसमें पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए इन टोटल, ठीक है। किसी सेमेस्टर में कम हो गए 50 से और किसी में 50 से ज़्यादा हो गए, वो नहीं, ओवरऑल। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे मतलब बीएससी में मेरे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश था, ठीक है ना। तो मतलब जब मैं ओवरऑल बात करूँगा, मेरी जब ओवरऑल जो मार्क्स शीट बनी थी ग्रेजुएशन की, उसमें तो टोटल 50% से ऊपर होने चाहिए परसेंट, लेकिन ओवरऑल जब मैं सब्जेक्ट देखूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इनमें टोटल में भी 50% से ऊपर जो है मेरे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब पार्ट फर्स्ट में मेरे 50% से कम हो उससे मैटर नहीं है, ठीक है। तीनों का मिलाकर मेरे मैथ्स में, मेरे केमिस्ट्री में, मेरे फिज़िक्स में इंडिविजुअली 50% से ऊपर होने चाहिए। ये उस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, उसको आप फिर से अच्छे से पढ़ो तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। और एमए हिस्ट्री हो गया, एमए ज्योग्राफी हो गया, इन सब के लिए आपके पास जो है, आपने तीनों साल जो है ये सब्जेक्ट, हिस्ट्री जो है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बीए में, मतलब ग्रेजुएशन में, और ज्योग्राफी भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें ना बड़ी पर्टिकुलर होती है, ठीक है। इनमें तो बिल्कुल कहीं कोई रिलैक्सेशन दी नहीं जाती है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इशू होगा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी का कॉम्बिनेशन गलत है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट होएगा, ठीक है ना। ये तो हमारे इंडिया में आपको पता ही है। फॉर्म भरते टाइम कोई रूल आपको बताता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पैसा आप जो है अपनी जेब से लगा रहे हो, तो कोई क्यों बताएगा। होता है कि सारे डिपार्टमेंट बोलते हैं कि आने दो, पैसा आने दो, फिर बताते हैं इनको। तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, जब बंदा फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे जब वो मेंशन कर रहा है कि मेरे ये सब्जेक्ट थे, तो वहीं पे उसको आना चाहिए कि भाई तुम फॉर्म नहीं भर सकते। वहाँ पे तो सब फॉर्म भरने के बाद फिर जो है ये चीज़ें सामने आती हैं। बट जो भी है हमारी भी गलती, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में हर चीज़ लिखी होती है, हम पढ़ते नहीं अच्छे से, ठीक है ना। तो फॉर्म भरने के बाद अब टियर 1 टियर 2 करने के बाद फ़ायदा क्या है अगर बाद में ऐसी चीज़ हो जाए। तो ये चीज़ बड़ी स्पेसिफिक होती है, इसको आप देख ले एक बार। नोटिफिकेशन में टीजीटी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया हैं उनके, क्या कितने मार्क्स होने चाहिए, वो आप अच्छे से जो है वो आगे का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। सेम गोज़ विद पीजीटी एज वेल। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और भी डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, लेकिन अगली वीडियो स्पेसिफिक मैं बनाने वाला हूँ टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स की टियर 2 की प्रेपरेशन को लेके, क्योंकि एक लंबा टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करके इस वीडियो को इतना स्ट्रेच नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आप बने रहें। क्या मेरी तरफ से गाइडेंस उसमें हो सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और पिछले एग्ज़ाम्स जो हमारा हुआ था, ठीक है, हमारा जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस लेवल तक वो गए थे पीजीटी में और किस लेवल तक वो टीजीटी में गए थे, वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहीं से वो हमें एक रेफरेंस मिलेगा कि हमको कहाँ तक तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे तो बहुत चीज़ें आपको दिखने वाली हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक भी रहेंगी टीजीटी में, और पीजीटी में वो मास्टर लेवल तक रहेंगी, लेकिन उसमें से कितनी क्वांटिटी पूछी गई थी वो हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्टिव है इस बार, तो वहाँ पे किस तरह से आपने खुद को प्रेजेंट करना है, अपना नॉलेज प्रेजेंट करना है, क्योंकि अब एमसीक्यू टिक मार के बात ख़त्म, आंसर कैसे आया डजेंट मैटर, लेकिन अब आंसर लिखना है। सो वो वहाँ पे चेक करेंगे टीचर कितना एफिशिएंट है अपने आंसरिंग को लेके। तो वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट उसका रोल रहने वाला है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो आपका है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली इस पे लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी आने वाली है वो टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ को लेकर ही आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आप लोगों ने यहाँ तक मुझे सुना। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए, कुछ जो भी मैं गाइड कर पाऊँ, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुज़रा हूँ जहाँ पे आप लोग इस वक्त हैं, और इस संस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ जो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आप जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, या वीडियो कैसी लगी, या कोई आप मुझ में चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ, या जो भी मतलब आपको कुछ भी कहना है वो आप कमेंट में बिल्कुल ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।